मैं कहीं भी जाती या कहीं पर भी इंटरव्यू देती, मुझे उस शख्स का नाम याद कराया जाता जिसका नाम भी मैं सुनना नहीं चाहती थी। इंटरव्यूज में बस सिर्फ एक ही बात पूछी जाती, क्या है, हुआ क्या था, आखिर वजह क्या बनी, आखिर तलाक हुई क्यों। मैं उन सबको क्या बताती? जब मुझे कुछ पता होता तभी तो मैं किसी को कुछ बताती। ये तो बात रही मीडिया की। जहाँ तक बात थी मेरे अपने रिश्तेदार और करीबी दोस्तों की, वो लोग भी मेरी जान नहीं छोड़ते थे। बार बार उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस मुझे भेजते थे कि आज वो ये कर रहा है, आज वो वहाँ जा रहा है। मैं जितना भी पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं पीछे छुड़ा नहीं पा रही थी। वो बार बार मेरी नज़रों के सामने तस्वीरों, वीडियोस या जिक्र की सूरत में आता चला जा रहा था। मुझे अपनी शादी टूट जाने का दुख तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये था कि मैं बेवकूफ़ बनी थी। मैं जो इतनी अक्लमंद और पढ़ी लिखी औरत थी और पूरी ज़िंदगी बाहर के मुल्कों में गुजार चुकी थी, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता था? वो एक पाकिस्तानी के हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। ऊपर से लोग मुझे ये समझाने की कोशिश करते थे कि वो तो हमेशा से था ही ऐसा। भला ये क्या जवाब है कि आप पूरी ज़िंदगी अगर एक ऐश इंसान है, तो क्या आप पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ बुराई करते रहेंगे और आगे से आपकी जवाब भी देंगे कि मैं तो हूँ ही ऐसा, आपको मुझसे बच के रहना चाहिए। कई लोग तो इस पर भी बस नहीं करते थे। वो मुझे ये पावर कराने की कोशिश करते थे कि तुम तो अच्छी रही हो, तुमने उसकी सारी लाइमलाइट, उसकी सारी शोहरत समेट ली है, अब तुम भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हो और उस मशहूरी की वजह इमरान खान है। मैं आपसे इस मुतल्लिक सवाल करना चाहती हूँ। एक 40 साल की औरत जिसको एक शख्स इस अंदाज में मोहब्बत का एतबार दिलाए कि ना चाहते हुए भी इंसान हाँ कर बैठे और उसको उसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, तो इसमें इस 40 साल की औरत का क्या कसूर है? वह वो वक़्त और वो लम्हे किसी को समझा भी नहीं सकती कि वो किस अंदाज में मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था। लाजमी तौर पे आपने इस कहानी की पुरानी किस्तें देखी होंगी। जिस वक्त खान ने मुझे अप्रोच किया था, तो शायद आपको मेरी ये बात यहाँ पे करने का मतलब समझ आ जाएगा। मेरी ज़िंदगी में मर्दों का कोई ख़ास आना जाना रहा नहीं था। शादी अपने फर्स्ट कज़न से हुई थी और उसके बाद इमरान खान वो पहला शख्स था जिससे मुझे इस अंदाज में अप्रोच किया कि मैं उसके मोहब्बत वाले अंदाज से मुतासिर हो गई। अब बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं जब भी उसकी तस्वीरें देखती, उसकी आंखों के अंदर झांकती, तो ये सोचने की कोशिश करती कि क्या वो मुझे याद करता होगा, क्या वो मेरे बारे में सोचता होगा। और ऐसी सोचें आने के बाद मैं एकदम से गुस्से में आ जाती अपने आप से कि मैं क्यों ये बातें सोच रही हूँ। क्योंकि शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, बेपनाह मोहब्बत। इसलिए उसके धोखा देने के बाद भी मैं ये सोचने पर मजबूर रहती थी कि क्या वो अकेले मुझे याद करता होगा कि नहीं। फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती थी, तुम भी बस उसके लिए बहुत सारी औरतों में से एक औरत थी जो उसकी ज़िंदगी में आई, उसकी ज़िंदगी में 11 महीने गुजार के वापस चली गई। मैं किस कदर बेवकूफ़ थी जो ये सोचती थी कि रातों में जब उसको भूख लगती थी तो मैं उठ के उसके लिए रात को 3-3 बजे पिज़्ज़ा बनाती थी, उसकी डाइट का ख्याल रखती थी। उसके लिए तो मैं एक बोरिंग बाइक थी और वो क्यों मुझे याद करेगा, जबकि उसके पास उसकी तरह के लोगों का चुगता लगा रहता था जो उसकी तरह सोचते हैं, जो वही चीज़ें पसंद करते हैं जो वो पसंद करता है, जो वैसी ही ज़िंदगी के आदी है जिसका वो खुद आदी है। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मैं और खान दो मुख्तलिफ लोग थे। मेरे लिए जिस्मानी ताल्लुक से ज़्यादा दिल का ताल्लुक ज़्यादा अहम था, जबकि उसके लिए दिल का ताल्लुक कोई अहमियत नहीं रखता था। उसके लिए ज़िंदगी में सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक की अहमियत थी। उसके लिए शादी करना बस एक जिस्मानी ताल्लुक कायम करना था। मैं जानती थी कि मैं एक बुरे शख्स से शादी कर रही हूँ, इसलिए मैं शुरू दिन से ही उसके साथ इस तरह भी खुश रह सकती थी कि अगर वो मेरी नस्वानी ख्वाहिशात को पूरा ना भी कर पाता, तब भी मैं उसे उसी तरह प्यार करती। मैं वो इंसान थी जो उसके सीने पर सर रखकर पूरी रात सुकून से सो सकती थी, जबकि उसके लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो अपनी सुपर परफॉर्मेंस देने के लिए हर वक्त तुला रहता था। उसको बस इसी बात की फिक्र लाहक रहती थी कि उसकी परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है ना। बल्कि वो अक्सर ये कन्फर्म भी करता था कि मैं कल रात ठीक था ना, तुम्हें मज़ा आया ना, देखना अगली दफ़ा मैं तुम्हें और मज़ा दूंगा। उसको लगता था कि कहीं उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी या उसे छोड़ दूंगी या दुखी हो जाऊंगी, जबकि मेरा मोहब्बत नापने के लिए इन कामों से कोई ताल्लुक था ही नहीं। और अक्सर ये सोचती रहती थी कि वो हर वक्त जिस्मानी ताल्लुकात की बहस में क्यों उलझा रहता है। वह पूरी पूरी दोपहर बैठ के अपनी तलाक की वजह ढूंढती थी, जैसे कोई जासूस किसी कत्ल का मामला हल कर रहा हो। और ऐसा करने के बाद मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचती थी। हाँ, मैं ये तस्लीम करती हूँ कि मैं बेवकूफ़ बनी थी। सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और मैं सब कुछ देखते हुए भी
खामोशी की नींद सो रही थी। इंग्लैंड जाने से 2 दिन पहले मैंने उसके फ़ोन से कुछ मैसेजेस पकड़ लिए। वो मैसेजेस कोई आम मैसेजेस नहीं थे, वो पीटीआई की फीमेल वर्कर्स के थे। मैसेजेस पकड़ने से कुछ देर पहले ही वो मुझे गले से लगा कर ये बता रहा था कि वो लाहौर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो किसी जलसे में शिरकत के लिए लाहौर जा रहा था। पता नहीं वो वहाँ पे मेरे बगैर वक्त कैसे गुजारेगा। और 2 मिनट बाद ही मेरे हाथ में वो गलीज मैसेजेस थे। इन मैसेजेस में सरे फहरस्त दिलीप अब्बास के मैसेजेस थे, जो बेताबी से खान साहब का लाहौर आने का इंतज़ार कर रही थी। और इन मैसेजेस में वो बताना चाह रही थी कि जब वो लाहौर आएंगे तो वो उनके लिए क्या क्या कुछ करेगी। इन मैसेजेस में दिलीप अब्बास का नंबर भी काटने वाली एक और भी औरत थी, जिसका नाम उज़्मा कारदार था। उसका कहना था कि खान साहब आप परेशान न हो, लाहौर में तो आपकी बीवी भी नहीं होगी, आप जो चाहें खुल कर कीजिएगा, बगैर किसी टेंशन के। मतलब हर वर्कर दूसरी पर शपथ ले जाना चाहती थी। ये तमाम मैसेजेस पढ़ने के बाद मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने मोबाइल उसके सामने पटक के मारा और पूछा कि इन मैसेजेस का क्या मतलब है। वो हमेशा की तरह आगे से बहुत ही इत्मीनान के साथ बोला कि तुम्हें पता तो है दिलीप अब्बास पीने की आदी है, शायद पी कर ऐसे मैसेज कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो नहायत ही मोहब्बत से बोला, बेबी फ़ौरन से पहले बेड पे आ जाओ और लानत भेजो इन मैसेजेस पर। और फ़ौरन बोली, क्या कहा तुमने? बेड पे आ जाओ और इन मैसेजेस को भूल जाओ। मैंने टीवी का रिमोट पटक के मारा, जो भी टूट गया। साइड टेबल के ऊपर से छुरी उठाई और बोली कि इमरान एक काम करो, ये छुरी पकड़ो और मेरे सीने में गाड़ दो, मगर मुझे ये सब कुछ मत दिखाओ। मुझसे तुम्हारी ये ज़िंदगी देखी नहीं जाती, जिसमें इतनी गलाजत भरी हुई है कि दुनिया की कौन सी बेबी है जो ये सब मैसेजेस पढ़कर अपने शौहर के साथ बिस्तर पर आराम से सो सकती है। वो बुत बने मुझे कुछ देर देखता रहा और फिर करवट बदल कर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुंह उधर किया और मुंह में बड़बड़ाया कि मैसेजेस कोई और कर रहा है और इल्ज़ाम तो मुझ पर लगा रही है। मुझे इससे क्या कि वो मैसेजेस में मुझे क्या कह रहे हैं, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी बोलते रहे, मेरे इससे क्या ताल्लुक है। इसका मतलब था कि लाहौर में अगर औरतें फूलों की सेज से जाकर बैठी है तो उसमें खान का क्या कसूर। और मेरा फलसफा ये था कि आप पूरी ज़िंदगी ये सब करते रहे, मान लिया, मगर आप जब आपकी शादी हो चुकी है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन तमाम गलीज़ औरतों को स्ट्रेट अप कॉल दे कि अब मैं शादीशुदा हूँ। यह हर वक्त सुहागरात के मूड में रहना कहाँ की शराफत है। इसका तो साफ साफ मतलब यही है कि आप अभी भी ये सब पसंद करते हैं, बल्कि इन तमाम कामों के रसी हैं। और मेरी गैर मौजूदगी में ये तमाम काम पाया तकमील तक पहुंचा भी आते हैं। मेरी 11 महीने की शादी में कभी भी मैं इमरान खान पर नहीं चलाई थी, लेकिन शायद उस रात मेरे पास हो चुकी थी। वो पहली और आखिरी लड़ाई थी, इसमें मैं चिल्लाई थी और इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि शायद मेरी आवाज़ बनी गला के पहाड़ों तक गई होगी। मैं पूरी रात जागती रही और तमाम वाक़यात को अपने जहन में लाती रही। ये पहला वाक़या नहीं था कि उज़्मा करदार ने ऐसे मैसेजेस किए थे। वो इससे पहले भी गलीज़ किस्म की तस्वीर उसको मैसेज में भेजती रहती थी, जिनमें जिस्म के मुख्तलिफ जगहों की तस्वीर शामिल होती थी। वह हैरान होती थी कि इमरान खान जैसा खूबसूरत मर्द इन बुरी औरतों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है। मतलब उसको इन बुरी औरतों के अंदर क्या नजर आता होगा। लेकिन फिर मेरी हैरत की इंतहा तब ख़त्म हुई जब एक जर्नलिस्ट ने न्यूज़ बताई तो सोच भी नहीं सकती ये बुरी औरतें किस कदर काम किए, कैसी कैसी नाकाबिले यकीन किस्म की सर्विसेज खान साहब को पेश करती हैं, जो शायद कोई गोरी भी पेश नहीं कर सकती। मैं बस चुप ही रह गई, बल्कि मुझसे इन सर्विसेज की तफसील तक सुनने की हिम्मत न जता पाई। ये मैसेजेस करने की आदत नाकाबिले यकीन तौर पर गलीज थी। मतलब कोई एक शख्स अपनी बरहना तस्वीरें किसी दूसरे शख्स को भेज रहा है, फिर वो दूसरा शख्स पहले वाले शख्स की तस्वीरें किसी तीसरे को भेज रहा है, और फिर कोई तीसरा इन सब तस्वीरों को मिक्स करके किसी चौथे को भेज रहा है। बाकायदा ग्रुप्स बने हुए थे जो आपस में इन तस्वीरों का तबादला बहुत ही तेज़ी से करते थे। पूरा दिन बस ये तबादले ही चलते रहते थे। मतलब किसी न किसी से पूछना है कि तुम कहाँ हो, तो वो अपनी इस तरह की कोई पढ़ना तस्वीर भेज के अगले को बताता था कि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, किस पोजीशन में हूँ। दूसरा बंदा जब ये सारी रिपोर्ट ले लेता था तो जैसे उसको दिल को एक सुकून सा मिल जाता था कि जो गलाजत मैं बोल रहा हूँ अगला भी वही बोल रहा है। ये एक अजीब व गरीब गलाजत की दुनिया थी, और ये सब करते हुए एक अजीब शैतानी सी मुस्कुराहट इन सब के चेहरों पर आ जाती थी। ये अलग किस्म का मज़ा था, एक ऐसी ठरक जो कि लाइलाज थी। और इन सब बातों के दरमियान वो मुझे हर वक्त यकीन दिलाता था कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। वो इस तमाम दुनिया से दूर जाना चाहता है। वो तो खुद इस दुनिया के शौकीन नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं वो इस दुनिया के साथ अटैच था। हाँ, जब वो पकड़ा जाता था तो मुझ पे ये बात आश्कार होती थी
کہ وہ اب بھی اس دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن جب وہ نہیں پکڑا جاتا تھا تو مجھے یہی یقین دلاتا تھا کہ اب اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی تب ہوتی تھی کہ مجھے پتہ لگتا تھا کہ وہ بھی نہیں جھجکتا اور نہ ہی شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ خاتون اینکرز کو جب اس کی جانب سے اپروچ کیا جاتا تھا تو اپروچ کرنے کا طریقہ وہ کوئی محبت بڑا میسج نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے جسم کے کسی حصے کی تصویر بھیجنا ہوتا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ کوئی اپنے پرائیویٹ حصے کی تصویر کسی کو بھیجنے کا رسک کیسے لے سکتا ہے۔ یہ کام صرف ایک باہمت انسان ہی کر سکتا تھا۔ مطلب خود ہی سوچیے، اگر وہ عورت جو کہ اچھی خاصی طاقتور پوزیشن پر ہو، وہ تو صبح اٹھتے ہی خان کی عزت کا فالودہ کر سکتی تھی، مگر وہ کمال کا بات ہوتا، اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھیج رہا ہے یا تو اگلی اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھے اور اگلی رات اپنا گدا تکیہ لے کر اس کے پاس ہوگی، یا پھر وہ اسے ڈیلیٹ کر دے گی، مگر اسے بدنام کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی، کیونکہ اگر وہ ایسا کر بھی دے تو اس بیچاری کو پتہ ہے کہ اگلی صبح اس کی اپنی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی۔ قوم یوتھ اس بیچاری کا اپنا جینا حرام کر دے گی۔ مجھے اس چیز کا بھی پتہ لگا کہ ایک دفعہ خان صاحب 3 مختلف اینکرز کو